बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की बजट ना मिलने पर तहरीरी जवाब आज जमा करा दिया, जबकि अदालत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब को नाअहल करार दे दिया है। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। इस समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, इत्तलात हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान एक मुलाकात हुई है। देखिए जी, आम हालात में तो ये कोई बहुत बड़ी खबर ना होती, क्योंकि जजेस आपस में मिलते हैं, लेकिन जो कशीदगी और जो तकसीम की बातें और ये सारे मामला हुए, उसमें ये मेरा ख्याल है बहुत खुश आइंद और बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद एक अलामिया भी जारी हुआ, उसमें फाइज साहब ने उसमें वजाहत की कि कल वो जो गए थे वहाँ पे, और उसमें फिर उस पर बहुत तनकीद भी हुई। कई हलकों की तरफ से कहा गया कि बहुत अच्छा किया, कई हलकों की तरफ से कहा गया कि उनको नहीं जाना चाहिए था। उसकी उन्होंने वजाहत भी की दोबारा। देखिए, मैं फाइज ईसा साहब के हवाले से दो तीन बातें कह के और फिर हम आगे निकलते हैं। हमारी अदालत के तमाम जजेस इंतहाई काबिल एहतराम हैं, और फाइज ईसा साहब एक ख़ास अंदाज में, एक ख़ास उनके साथ जो भी कुछ हुआ पिछले कुछ अरसे में, उसकी वजह से फाइज ईसा साहब एक इस्तारा बने कि किस तरह से मतलब आप समझें कि एक दबंग किस्म के जज के तौर पे प्रेशर्स भी आए उन पे, हम जानते हैं, उन पे भी आए, उन फैमिलीज पे भी आए, सफ़र भी किया उन्होंने। लेकिन और उस वो वक्त ऐसा था जिस वक्त जाहिर है कि हमारा जो क्योंकि मीडिया पर भी पाबंदियां थीं, बहुत ज़्यादा बात नहीं, तो फिर फाइज ईसा साहब को एक सिविल सोसाइटी और मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत उनको सपोर्ट मिली उस तरफ से। और जाहिर है कि जो पार्टीज़ जो हैं, जो सियासी पार्टियां, किसी वक्त उनको कोई जज पसंद आता है, उनकी मर्ज़ी का फैसला करता है तो उनको अच्छा लगता है, मर्ज़ी का नहीं करता तो उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऑनेस्ट जज जो है वो हमारी जो एलीट है, ठीक है, जिसको मैं अशराफिया या बदमाशिया कहता हूँ, तो लफ्ज़ काफ़ी कॉमन हो गया, तो उनको कोई भी ऐसा जज जो है वो पसंद नहीं आता। उनको मेरा जज और मेरा जनरल और मेरा ब्यूरोक्रेट और मेरा पुलिस का आईजी और मेरा चीफ सेक्रेटरी और मेरा थानेदार और मेरा वर्कर या मेरा गुलाम, ठीक है, ये इस तरह की हमारे यहाँ पे बन चुका है माशरा। उस वक्त तो शायद ज़रूरी था, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि एक मशवरा हम दे सकते हैं सिर्फ। मैं एक, क्योंकि देखें होता ये है कि जज साहिबान को, मतलब जो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ हुआ, वो भी एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो गई थी कि उस वक्त उनको बाद में जो भी कुछ हुआ उसको छोड़ दें आप, अरसलान इफ्तिखार के किस्से और वो आप छोड़ें, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब को जब हटाया गया तो सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई थी, मुशर्रफ साहब का दौर था, उस सूरत हाल ऐसी डेवलप हो गई थी कि सिविल सोसाइटी, वकला, मीडिया, आगे पीछे दाएं बाएं से उनके मदद के लिए जाना पड़ा। जज साहबान खड़े हुए, मूवमेंट चली, जो भी, वो एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन फिर उसके नतीजे में एक खास मरहला ऐसा जरूर आ गया था जहां पे फिर इफ्तिखार चौधरी साहब को शायद जरूरत नहीं थी, जब वो बहाल हो गए थे, या शायद उनको जरूरत नहीं थी। साकिब निसार साहब को भी जरूरत नहीं थी, ठीक, मीडिया की बहुत ज्यादा। और ये मैंने देखा है, लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, जाहिर है कि मैं भी इख्तलाफ लेकिन होता ये है कि मेरा ख्याल है जज साहिबान, वो जज साहिबान जो बहुत ज़्यादा मीडिया में आते हैं, या मतलब है कि वो कोशिश करते हैं कि वो फिर उनके लिए मसाइल खड़े होते हैं। जज साहिबान को अपने आप को मतलब है कि कोई केसेस हों, तो कोई इश्यूज हों, या कोई अपने आप को हत्तल इम्कान जहां बहुत जरूरत हो वहां ठीक है, लेकिन अपनी इमेज बिल्डिंग की तरफ किसी भी जज को दानस्ता या ना दानस्ता तौर पे नहीं जाना चाहिए। ठीक, ठीक है।
मतलब जज जो हैं, जज साहिबान के फैसले बोलते हैं, फैसले, इंसाफ, और उसमें उनकी जो शख्सियात हैं वो कैसी हैं, क्या हैं, कुछ वो साइड पे रख के उनके फैसले उन्होंने अदल कर। अब होता क्या है कि मीडिया में ऐसे वो करके, और बहुत ज्यादा ऐसे भी हमने जज साहिबान देखे हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि वो, मतलब आपके सामने से जज गुजर जाएं तो आपको पता ही नहीं चलता कि तो जज गुजरे हैं यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या किसी भी सेशन के जज साहिबान। और ऐसे भी जज साहिबान हमने देखे हैं कि जो पहले इतला करते हैं कि यार 50 कैमरे पहुंच जाएं, मैंने आना है थोड़ी देर बाद। तो वो जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं होता। ये मेरी जाती राय है, वो अदालत के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसमें जो लेसन लर्न जो हम जैसे लोग देखते हैं और इज्जत बहुत करते हैं हमेशा अपने अदालत की और जज साहिबान की, तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। इख्तिलाफ अपनी जगह है, जजों का मुकम्मल इख्तिलाफ होना चाहिए, और उसी से हम भी सीखते हैं कि उस जज ने क्या नोट लिखा, उस जज ने किस बात पे इख्तिलाफ किया, क्या पॉइंट थे, उनको फिर वो जो इख्तिलाफी नोट्स होते हैं वो फैसला भी पढ़ा जाता है। इख्तिलाफी नोट्स बजाते खुद फैसला ना भी हो, जो माइनॉरिटी का, वो भी अपनी जगह पर उनके भी दलाइल होते हैं। आप ये नहीं कि आप कहेंगे जी वो 3-4 का फैसला हो गया तो वो, या 5-2 का हो गया, वो एक तरफ है। लेकिन इख्तिलाफी नोट्स भी अपनी जगह, वो जो जज हैं वो अपना माइंड से वो बड़े खूबसूरत होते हैं इख्तिलाफी नोट्स हर फैसले में। और मैं तो अपनी जाती बात बता रहा हूं, ये मैं किसी और, ये अपनी जाती पर्सनल राय, कि जब इख्तिलाफी नोट आते हैं ना किसी फैसले में, फैसला आ जाता है कि जी मेजॉरिटी इधर थी लेकिन दो, तो कई दफा आप इख्तिलाफी नोट पढ़ के ज्यादा जो है ना वो तो उससे भी बंदा सीखते हैं, उससे भी सीखते हैं कि इन जज साहिबान ने इख्तिलाफ किस पे किया, कौन से नुक्ते ऐसे थे जिसपे इस जज ने अपना नोट लिखा। तो वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि सारे बैठ गए, बहुत सारे जज, और सबने कहा कि जी यार एक, मतलब जाहिर मैं ऐसी बात कह रहा हूं कि सबने कहा यार चलो तो सारे नहीं, वो एक जज भी होता है ना, उसने एक जज ने भी इख्तिलाफी नोट लिखा होता है ना, वो बड़ी खूबसूरती होती है स्टैंड आउट हमारी वो बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये, लेकिन उसको फिर तकसीम बना देना, और उसमें कोई ऐसा तासुर कि जो मैं तो, हम तो यानी सुन सुन के कांप रहे थे सारे कि भाई ये खुदा जाने क्या किस तरह मामला जा रहा है। मतलब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है उसमें जैसे, तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि वो मीटिंग हुई है, अच्छी हुई है, और अच्छी हुई है, और उसको फिर ज़राए के हवाले से हमें बताया गया, फिर उसके बाद प्रेस नोट आया। और फाइज ईसा साहब को यकीनन मेरा ख्याल है कि बड़ी उन पे भारी जिम्मेदारियां हैं, उनको यकीनन इस बात का एहसास हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये बात, और मैं आपको बताऊं, लोगों, देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग्स को तो आप छोड़ दें ना, कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग उसको तो साइड पे कर दिया। उन्होंने कहा, फाइजा साहब जब कल ये मनाजिर देखे ना, तो आप यकीन करें बहुत से लोग पूछ, ये बहस छिड़ गई थी कि क्या फाइजा साहब है या नहीं है। यहां पर बहस होती रही, हम लोग, काफी लोग एक दूसरे को फोन करके पूछ रहे थे, मुझे कॉलें आ रही थी कि ये क्या फाइजा साहब है, मैंने कहा जी हैं, नहीं है नहीं है। कोई लोग परेशान हो, हैरान थे इस बात पे कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन बहरहाल फिर फाइज साहब ने उसकी वजाहत की। अच्छा, एक तबके की तरफ से जाहिर है कहा गया कि बहुत अच्छा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आइन में जो है वो इस तरह होता है, मिसालें दी गई पुरानी, इमरान खान साहब की भी तस्वीरें लगी साकिब निसार साहब के साथ। लेकिन मसला ये कि साकिब निसार साहब पार्लियामेंट में तो नहीं आए थे। वैसे साकिब निसार साहब की खूबी ये थी वो कहीं भी जा सकते थे, मतलब उनसे जो है ना वो इफ्तिखार चौधरी साहब मेरा ख्याल है जाते नहीं थे, वो बुला लेते थे, साकिब निसार साहब जाते थे। अच्छा, तो जो है ना वो, लेकिन ये है कि वो उसका फिर डिकोरम और पार्लियामेंट और ये सारे देखें, पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट का अपना एक रोल है, बड़ा रोल है, जो इस पार्लियामेंट में तो है ही नहीं। ये तो एक अजीब सा है एक अरेंजमेंट। लेकिन ये है कि ये मुझे अच्छा लगा कि वो उनका जाना, अगर उनके पास ये दलील है तो भी ठीक है, तो भी मतलब है कि, लेकिन वो बहरहाल एक तरफ इसाक डार साहब, एक तरफ जरदारी साहब बीच में वो बैठे हुए, उनको सीट भी सही प्रॉपर। अब स्पीकर साहब भी, मुझे नहीं पता जो भी कुछ हुआ,
तो मेरे ख्याल से उससे हमें अब आगे निकलना है, आगे निकल जाना चाहिए। और सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि जज साहिबान दोनों हमारे जो आला सीनियर मर्तबा, जजेस। बहुत, मैं तो आप यकीन करें इतनी खुशी है मुझे, एक बतौर एक पाकिस्तानी, मेरा कोई केस ना फाइज साहब के पास लगा हुआ है, आगे का कुछ पता नहीं, तो ना कोई बंदयाल साहब की तरफ है, लेकिन इतनी खुशी हुई कि ये जज साहिबान की जो आपस में ये मिले हैं और इसका इम्पैक्ट भी अच्छा जाएगा अदालत पे और पूरी कौम पे, तो मैं तो बहुत खुश हूँ उस पर। ठीक। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि वजीर एक तो आजम आजाद कश्मीर धबड़दूज हो गए वजीर आजम नायल आजाद हो के, गए। धबड़दूज हो गए ना, इसको अच्छे अच्छे चले नाहल हो गए, असल में तो धबड़दूज ही हुए हैं ना, वो कर क्या रहे थे, उनके जो काम थे बस बड़े हमारे मतलब अच्छे वो हैं, उनसे ताल्लुकात जाती, मगर मसला ये है कि वो एक तो फड्डा अंदर पड़ा हुआ था, जो मेरे ख्याल से कयूम न्याजी साहब का और उनका झगड़ा कुछ चल रहा था, कुछ बड़ा कुछ अजीब सा ये बना हुआ था जो हुकूमती ढांचा था, या उसको भी अरेंजमेंट ही था कुछ, तो वो खान साहब कभी उधर थे, फिर वो उधर खान साहब, फिर वो पीटीआई के वो अंदर मामला थे, फिर उनके यहाँ पे एक प्लाजा है बड़ा, उसमें कुछ वहाँ से कुछ अजीबो गरीब किस्म की खबरें आती थी कि वहाँ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, तो वो जो है वो अब आज मतलब वो असल में देखें होता ये है कि ये अच्छे बिजनेसमैन, अच्छी शख्सियत, मैं उनसे मिला हूँ अच्छे, लेकिन जब आप एक हद तक अपने बिजनेसेस पे कंसंट्रेट करें, अपना काम करें, फिर वो पावर पॉलिटिक्स का भी मजा आ जाता है, फिर ये भी आ जाता है, फिर वो भी आ जाता है, तो एक जगह जाके फिर आदमी इंसान जाहिर है कि बस फिर वो जबरदस्त हो जाता है, हाथ लग जाता है। तो वो हो गए, और हमारी दुआएं उनके साथ और भी मसाइल भी चलेंगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, मतलब पावर हंगर पावर गेम है ना, इसमें कोई असूल तो थे नहीं, असूल तो है नहीं, तो ये कि और अरेंजमेंट भी वो अजीब सा था, उसमें पीटीआई के लोग आगे पीछे दाएं बाएं, टिकट इधर नहीं उधर, चुगलियां, वो जो चलता रहा पिछले दिनों, खान साहब मेरे ख्याल से उससे अब शायद निकल आए हैं उस फेज से जहां पर ये एक, अब तो वो खैर एक और उसमें है ना, उनकी जो तहरीक है वो किसी बहुत दूसरे लेवल पे जा चुकी है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट जो बन रही थी तो उस वक्त तो बिल्कुल ही अजीब सा एक सिलसिला था। बहरहाल अब अच्छा, अब जो है तो दो तो बातें ये हो गई आज की। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के जो सुप्रीम फंड कोर्ट इकट्ठा में करने के हवाले एक तो से मरीम नवाज साहब चली गई, रात को तशरीफ ले जी गई, और वो सऊदी अल्लाह अरब। ताला उनकी इबादत कबूल आमीन। फरमाए। नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं सऊदी सऊदी अरब जाएंगे। अरेबिया, वहाँ पर अल्लाह ताला उनकी तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए, आमीन। और आखिरी रिश्ता शुरू हो गया, अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ फरमाए। इसमें जो इशू है वो ये है कि यहाँ से वजीर आजम का अभी तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ, तो क्या शहबाज शरीफ ज्वाइन करेंगे फैमिली को या नहीं करेंगे, ये अभी तक इल्म नहीं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या यह हो सकता है ईद के दिनों तक वो ज्वाइन करें। सरकारी मुलाकातें वहाँ पे तय नहीं है अभी तक, ठीक। क्योंकि अगर सरकारी मुलाकातें होंगी तो वो शहबाज शरीफ साहब की वजारत खारजा तय करेगा, उनकी तरफ से कोई सरकारी मुलाकात बतौर वजीर आजम पाकिस्तान नहीं जाएगी। सऊदी गवर्नमेंट किसी या यूएई गवर्नमेंट किसी भी गैर सरकारी शख्सियत से इस वक्त मुलाकात नहीं करने जा रही अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी सियासत है, कोई भी मुल्क इस वक्त टर्मोइल चल रहा है, उसमें कोई भी मुल्क की पोजीशन नहीं ले रहा, ठीक, कि उसमें कोई ऐसी पोजीशनिंग हो जिससे ये तासुर भी जाए कि कोई मुल्क बाहर का हमारी अंदरूनी सियासत में है, या हमारी तरफ से ये तासुर जाए कि कोई बाहर का मुल्क वो जी देखें जी उनके साथ आगे। इस पे किसी किस्म का ना हमें तासुर देना चाहिए किसी सियासी जमात को, किसी को भी, ना हुकूमत को, ना कि सऊदी अरब गए तो जी पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, ये मतलब ये अजीब व गरीब सी बात है, और ये बात ना हमें कहनी चाहिए, ठीक है, एक कौम के तौर पे कि जी अब नवाज शरीफ आ गए हैं ना तो अब तो पैसे हो जाएंगे ना IMF का, ये एक बिल्कुल अजीब व गरीब सी बात है। ये बात ना हमें करनी चाहिए और ना ही ये बात मेरे ख्याल से डिस्कस होगी किसी जगह पे। अब रह गए कि मरीम साहबा चली गई यहाँ से, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से पाकिस्तान नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से लंदन जा रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि मरीम नवाज साहिबा सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आ जाएंगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब
कि साथ वो कुछ दिन गुजारने के लिए सऊदी अरब से लंदन चली जाएं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे उनके जो जाती उम्रा के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने कहा कि वो, और कुछ हुकूमत के लोग भी, तो उन्होंने कहा कि मरीम साहिबा का अभी प्लान नहीं है वापसी का, तो है उनका तारीख 26 तारीख, लेकिन हो सकता है कि वहाँ से वो निकल जाए। यहाँ भी ओपन है, क्योंकि यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि बड़ी, जब इसमें इसाक डार साहब ने ही दौरा अपना मुलतवी कर दिया अमेरिका का, और उनको पूरी प्रेस कौम से खिताब करना पड़ा बताने के लिए। अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये मामला उलझ गया। इलेक्शन कमीशन ने आज वो एक तहरीरी जवाब जमा करवा दिया कि जी हमें पैसे नहीं मिले, और उसके ऊपर जो है वो दरमियान तमाम दिन ये होता रहा कि जी अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन दरमियान में जो असल जो इंपॉर्टेंट बात शाम तक सामने आ गई वो ये कि जज साहिबान की मुलाकात हो गई। अब इस यहां पर मैं दो तीन लोगों से बात हुई हुकूमती सर्कल्स में, तो पहली बात तो ये है कि वो बात एक ऐसे ही है, हवा में है कि पीपल्स पार्टी को सुलह करवा रही है। ये बिल्कुल एक ऐसे ही है, हवा में एक बात चली हुई है कि पीपल्स पार्टी को सुलह करवा रही है। कुछ लोगों के पास शायद इतलात हो, हमारी पुलिस के पास, लेकिन मैंने जो पूछा तो ना पीपल्स पार्टी कोई सुलह करवा रही है, और ये बात कि वो खुद आए हैं इमरान खान चलते हुए शहबाज शरीफ के घर, तो मतलब ये तो फिर वो कहते हैं साढ़े वालों ना ही समझो। तो अच्छा, तो अब मसला ये है कि वो मैं पंजाबी बोलने में अगर गड़बड़ कर दूं तो मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए। अच्छा, तो अब मसला ये है कि वो जो है मुज़ाकरात नहीं होंगे पीटीआई और हुकूमत के बीच। नहीं, क्या मतलब इमरान खान घर जाए चलते हुए, मतलब इमरान खान वहां पे शहबाज शरीफ साहब के घर जाएं, वजीर आजम के घर जाएं और जाके उनसे कहें कि मैं आ गया हूं भाई, तो मतलब है कि वो इमरान खान जाएंगे तो फिर वो शहबाज शरीफ तो नहीं होंगे ना वहां पे। एक वक्त में एक ही आदमी रह सकता है ना वजीर आजम में, तो इमरान खान तो किसी और मूड में है ना कि मैं वहां जाऊं तो बस मैं जाऊं, बस हाँ मैं खाली हो वो हाउस। तो ये क्या बात हुई कि दो लोग बैठे हैं वहां पे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो एक तो ये इशू, तो वो नॉन इशू है मेरे ख्याल से। वो तौहीन अब अदालत क्या करती है ये देखना है, क्योंकि कंटेम्प्ट में वो क्या नोटिस इशू करते हैं, क्या हुक्म जारी करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है। 11 तारीख गुजर गई है, अदालतों ने काम भी उसके ऊपर कुछ करना है, वो सारा वो अब वो किसी भी वक्त कुछ भी किस अंदाज में कैसे क्या किसको ये अब देखना है। लेकिन इसमें जो इख्तलाफात मौजूद हैं जज साहिबान के अंदर मुख्तलिफ सारे, लेकिन वो ख़त्म तकरीबन, वो आप समझें कि वो जो तकसीम वाला था ना मामला, वो अब एक तासुर था, वो तासुर वो इसके बाद वो खत्म। ठीक है। अब उसमें यह कि मुख्तलिफ बार काउंसिल्स तक भी जाहिर है वो अलग है कि वो उसके ऊपर जुडिशल काउंसिल बनती है नहीं बनती, उसके बारे में कोई इतला नहीं। वो जो रेफरेंस का वहाँ पे गया हुआ है क्यूरेटिव रिव्यू, और उसके ऊपर वो क्या बात हुई है हम नहीं जानते, ना हम इस पर कोई तबसरा करना चाहते हैं। देखना यह है कि अदालत क्या करती है और देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है, क्योंकि ये 10 दिन के अंदर अंदर एक तो ये इलेक्शन वाला मामला है, दूसरा वो जो अदालती इस्तिलाहात वाला जो कि उसको भी चैलेंज कर दिया है जी, उसको अभी नहीं, अभी तो सदर करेंगे ना उसको। अभी तो सदर अभी तो है, उसमें टाइम है, ठीक है। वो तो जब एक्ट बन जाएगा तो चैलेंज होगा। ठीक, पीटीआई उसको चैलेंज करने जा रही है, शायद अभी कर दी है मेरे ख्याल से, कर दी है, लेकिन वो चैलेंज हो जाएगा, वो चैलेंज होगा अदालतों के अंदर। और क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी और एक्ट वाली बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शो में। अच्छा, तो 2-3 बातें ये हो गई। तीसरी जो बात है जो बड़ी अहम है वो ये है कि जो दुनिया में बहुत से इवेंट्स अपने एक क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, तो उसी वक्त पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो अपने हतमी मरहल की तरफ जा रही हैं, यानी क्लोजर किसी न किसी तरफ। इलेक्शन होना है नहीं होना है तो कब होना है, मतलब मामला एक तय होने की तरफ जा रहा है। अभी ये तो मुकम्मल तौर पे डिस्टेबलाइज है ना, सारा आपको टूटा फूटा नजर आ रहा है सिस्टम इधर उधर, लेकिन आने वाले दिनों में ये मजीद टूटे फूटेगा और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे करके जो ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मैंने बात आपसे की कल भी कि ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते बतौर रियासत, तो रियासत फिर ऑटो करेक्ट करती है अपने आप को। ये जुमला बड़े दिनों के बाद मैं यूज कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि दरमियान में वो तितर बितर हो गया था सारा मामला, तो अब दोबारा आपको ऑटो करेक्ट करती हुई रियासत नजर आएगी, अपने को खुद ब खुद हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो मैं ये बात कर रहा हूं ना कि खुद ब खुद ठीक होंगे हालात, देखें कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज हो रही हैं।
ये जो पेंटागन की पेपर्स लीक हुए हैं ना, जी पेंटागन के जो पेपर्स लीक हुए हैं, अब पेंटागन के जो पेपर्स लीक हुए हैं इनके बारे में वो लीक खुद किए हैं उन्होंने, पेंटागन ने खुद कर दिए हैं, डिस इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो क्या उसका इंपैक्ट हो रहा है जो होने जा रहा है वो अलग कहानी है। लेकिन वो है बड़े इंटरेस्टिंग। जी उसमें एक तो ये हमने बताया कि जी नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे खुद मोसाद करवा रही है। मोसाद करवा उसका नतीजा ये निकला कि नेतन्याहू जाके वो अपने जो वजीर दिफा जिसको उन्होंने बरतरफ किया था उसके पैरों में पड़े, उसको बहाल कर दिया उसको दोबारा। बहाल करके वो गए नहीं अपनी जगह छोड़ के। गालन जो है वो अपनी जगह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा वापिस आजा मेरे भाई, तू ना जा, खुदा का वास्ता, ये तो क्या मेरे मतलब अंदर से ही वो रियासत पूरी। अच्छा, इसराइल के मैं जरा बताता हूँ ना क्या एक और बड़ी अजीबो गरीब कहानी है। इसराइल के आप वो देखें पड़ोसी बॉर्डर्स, तो एक तरफ तो गजा है, ठीक है, एक तरफ लिबनान है जी एक तरफ गोलान हाइट्स हैं, एक तरफ उर्दन है, एक तरफ इजिप्ट है, ठीक है। अब इजिप्ट मिस्र, यानी कौन सा मिस्र जो जहां पर, मिस्र तो कदीम तारीख है ना, लेकिन अभी हालिया सालों में आप देख लें तो आपको जमाल अब्दुल नासिर, तो फिर अनवर सादात, तो फिर उसके बाद हुस्नी मुबारक, तो फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे अब जनरल सीसी मौजूद हैं। अच्छा, और जनरल सीसी जो हैं वो उनको जनाब अमेरिका सपोर्ट किया है, अमेरिका उनको लेकर आया है। एक सदर को हटा के, और जिनको कैद के दौरान ही जिनका हार्ट फेल हुआ, और उनको हटा के और जनरल सीसी को लाया, और जनरल सीसी को ला के उसके बाद अमेरिका ने एक प्रॉपर डेमोक्रेट के तौर पे प्रमोट किया, सब कुछ किया, सारा कुछ कर करा के अमेरिका पूरा। और इजिप्ट एक अरसे से अमेरिकन एलाई है। जमाल अब्दुल नासिर थे सोवियत कैंप में, लेकिन उसके बाद अनवर सादात और बाकी सारे जो है प्रॉपर अमेरिका के करीबी एलाई। अब जनाब पेंटागन के पेपर जो लीक हुए हैं वो बता रहे हैं कि जो इजिप्ट है अमेरिका का सबसे मजबूत इत्तेहादी, वो रशिया को वेपन दे रहा है। सही। अच्छा, ये दिन भी देखना था, वो कहते हैं ना, अब इसके यानी अमेरिका ये पेपर्स उनके इल्म में तो होगी चीज। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर फोड़ी है हाँ। कि ये जो 5वीं है, इजिप्ट सीक्रेटली प्लान टू सप्लाई रॉकेट टू रशिया, लीक यूएस डॉक्यूमेंट से। चलें जी, अब मुझे ये बताए कोई कि अमेरिका की पॉलिसी आखिर है क्या। मतलब कोई अमेरिका का ही बंदा, कोई थिंक टैंक उनका, मैं इसको उनको फॉलो कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हो क्या रहा है। मतलब इजिप्ट, मिस्र जो है वो दे रहा है रशिया को रॉकेट्स। मिस्र सबसे आपको होता है मिलिट्री एड, अभी तक इजिप्ट को वो सारा इजिप्ट निकल गया हाथ से, रशिया को दे रहा है। और देख दे रहा है 40,000 रॉकेट्स का। ये जो न्यूयॉर्क पोस्ट कह रहा है कि इजिप्ट सीक्रेटली ऑर्डर्ड 40,000 रॉकेट्स टू बी प्रोड्यूस एंड शिप टू रशिया, खामोशी के साथ। और रशिया और गन पाउडर भी है इसमें, और इसमें जनाब रॉकेट्स भी हैं, और वो सारे जो यूक्रेन के खिलाफ यूज होने हैं, ठीक है। और क्योंकि गंदम चाहिए ना, देखिए ना, इजिप्ट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इजिप्ट 80% गंदम ले रहा है वहां से, तो इजिप्ट ही निकल गया हाथ से। अब क्या बचा? अच्छा, अब क्या बचा? देखिए ना, सऊदी अरेबिया पहले ही ओपेक प्लस, और उधर जनाब वो उनकी आपस में टॉक्स हो रही हैं। ईरान आज एक दिन का आज पॉज आ गया था यमन के अंदर, वो जो लेकिन ये कल परसों तक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी वजह ये कि वो जो कैदियों के तबादले हो रहे हैं ना, उस पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस के और वो थोड़े से उनके फैक्टर्स हैं। तो आज वो जो मुज़ाकरात थे सना में जो हो रहे थे वो आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो फाइनल हो रही है, वो फाइनल हो रहा है मामला। यानी हुतीज का और सऊदी अरेबिया, ओमान है दरमियान में, और चाइना पर कोई डील है, चाइना इसमें जामिन है। अब यहां पे अब आप देखें इजिप्ट। अच्छा, फिर दूसरा क्या हुआ कमाल इन पेपर्स में? एक तो वो हो गया, वो जो हमने पहले बात की थी कि इसराइल के हवाले से मोसाद का आ गया था। फिर ये आ गया कि इजिप्ट। तीसरा लीक पेपर ये कह रहा है, जो एसोसिएटेड प्रेस की खबर है, ये लीक पेपर्स वॉशिंगटन पोस्ट में, ये पेंटागन के जो लीक पेपर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब रशिया और यूएई के जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, एपी 10th जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, एक तो उनकी आपको पता है ना कि उनके बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बड़ा उनके साथ एक ओपेक प्लस का ताल्लुक है, वो बाकी था। लेकिन ये जो खबर है, एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है कि रशिया ऑपरेटिव्स क्लेम न्यू टाइज विद यूएई। अच्छा,
और कह रहे हैं सीक्रेट सर्विसेज की टाइज हैं और ये हैं और वो हैं सारे। अच्छा, यूएई एक अलग बहुत प्रोग्रेस कर चुका है यूएई रीजन में। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये मुल्क सारे जो है ना इस वक्त बड़े एक नया ऑर्डर इमर्ज हो रहा है जिसमें वो अपनी पोजीशन खुद ले रहे हैं। आप उनकी टेक्नोलॉजी देखें, उनकी तरक्की देखें, उनके अपने। अच्छा, यहीं दरमियान में मैक्रोन जो आग लगा गए हैं, तीली लगा गए हैं, उसके असरात अभी तक बाकी हैं चाइना के दौरे सिर्फ, चाइना के दौरे पे। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने किसकी दुम पे पैर रखा। सर ब्रेक ले लेते हैं, नहीं उसके नहीं, बाद एक बात मिनट, करें। सिर्फ एक मिनट। उन्होंने किसकी दुम पे पैर रखा, ये 13वीं स्लाइड जो है ना ग्लोबल टाइम्स का एडिटोरियल है। ग्लोबल टाइम चाइना का कह रहा है हुज टेल हैव मैक्रोन्स वर्ड ऑफ ट्रुथ स्टेप ऑन। जो मैक्रोन ने जो बात की है वो किसकी दुम पे पैर रखा है ये चाइना कह रहा है, क्योंकि मैक्रोन ने कहा था ना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। जी जी बिल्कुल, और हमें ताइवान से हमारा क्या ताल्लुक है? अभी ताइवान से हम यूरोप में सारे, हाँ इंटरनल मामला उनका तो हमारा था। अच्छा, अब यहां से वाइब्स आ रही हैं पाकिस्तान को बतौर रियासत कि भाई आप जो हैं ये यहां पर ये हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। आपका वजीर खजाना कौन है, कहां है, किधर होता है? आपके बाकी वजीर आजम, बाकी लोग अंदर, क्या अपोजिशन, आगे पीछे, तो क्या हो रहा है? कहीं कोई आके कहता है दिवालिया हो गए, कहीं कहता है खबरदार, फिर अल्लाह ना करे दिवालिया, फिर दूसरा कहता है आके कि वो तो होते रहते हैं दिवालिया, कोई मसला ही नहीं है, तो फिर वो कहते हैं खबरदार। फिर मतलब अजीब और गरीब किस्म का मामला चल रहा है। ये क्या है कि क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में? और पाकिस्तान की पोजीशनिंग क्या है? नहीं, पोजीशन पहले तो अंदर की पोजीशनिंग पता चले ना, अंदर की पोजीशनिंग पता चले। तो कहते हैं फैसला जो है पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट अदालत करेगी, वो तो पार्लियामेंट है नहीं, अदालत में फड्डे पड़ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब जो भी कुछ होना है वो बस वो फिर ठीक है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके जानेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, बात कर रहे थे आप कि किसी भी वक्त शुरू होने वाली है अदालती कार्रवाई इंतखाबात के हवाले से। यकीनन शुरू होने वाली है और उसमें रिव्यू में क्यों नहीं गई हुकूमत? अब देखते हैं ये क्या सामने होता है आने वाले। मैं सिर्फ एक बात आपसे और कहूँ, देखिए ये जो मैंने बात की थी ना कि नए मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मतलब है कि इसमें कितने कितने मराकज़ होंगे ताकतों के। जी लूला जो हैं ब्राज़ील के, वो चाइना आ रहे हैं, यानी ब्रिक्स तो ऑलमोस्ट खत्म है। ब्रिक्स तो कभी भी कोई ना कोई मिलिट्री अलायंस था, वो तो ब्रिक्स तो एक इत्तेहाद तो खत्म हुआ। दूसरा, नेटो का भी अब कोई सर पैर नहीं है। नेटो का सर पैर इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैक्रोन के बयानात हैं उससे पहले ये जर्मन्स के भी बयान देखें। ये जो यूरोप का फड्डा है ना, ये जो यूक्रेन का मामला है, ये जो बढ़ने जा रहा है आगे, ये कोई जब तक वो फिर नक्शे को ले हैं ना सामने, रशिया की यूरोप से लड़ाइयां होती रही हैं और रशिया और यूरोप के दरमियान एक कुदरत की तरफ से एक बाउंड्री बनी हुई है। मिसाल के तौर पे चाइना और इंडिया का फड्डा क्यों नहीं हुआ इतने अरसे, जब तक टेक्नोलॉजी आगे नहीं गई? क्योंकि एक आपके हिमालय पहाड़ है दरमियान में, एक कुदरती दीवार है, ठीक है, बैरियर है, जिसकी वजह से चीन उधर निकल गया। हमले जितने हो रहे हैं भारत पे वो इन इलाकों से हो रहे हैं, तभी वो के ब्लॉक हमेशा इधर देखता रहता है, उनका ध्यान ही नहीं जाता उस तरह, ज़हनी तौर पे वो फोकस्ड के इधर से जब भी आएंगे वो अफगानिस्तान से घोड़े दौड़ते हुए आएंगे और दिल्ली पे रुकेंगे। एक होता है ना हमेशा, क्योंकि उधर से कभी नहीं हुआ ना कोई अटैक। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जब इसी तरह से जो हिस्ट्री है ना रशिया की, वो रशिया पे जब हमले हुए हैं ना, तो एक उनकी कुदरती दीवार, कार्पेथियंस के पहाड़ है ना, वो ऐसे पहाड़ बने हुए हैं कार्पेथियंस के, वो एक कुदरती बाउंड्री है उनकी जो उनको बचाती है यूरोप से हमलों में। लेकिन वो पहाड़ी सिलसिला एक जगह जाके खत्म हो जाता है सर, जिसे, ठीक है, जिसको हम नॉर्थ यूरोपियन प्लेन कहते हैं। और नॉर्थ यूरोपियन प्लेन जो है वो एक जगह पे जाके बहुत तंग हो जाता है और उस जगह का नाम जो है वो है पोलैंड जी ठीक है, उसके नीचे कार्पेथियंस के पहाड़ हैं, ऊपर है पोलैंड। तो ये जो, अच्छा पोलैंड ऐसे है तो उसमें वो थोड़ा सा वो, जिसको अगर आप नक्शे में देखें तो हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सवाल की गैप जो है ना, ये ऐसा करके, लेकिन फिर उसके बाद ये खुल जाता है, थोड़ा सा है, 40 माइल इसकी चौड़ाई है, और लेकिन फिर उसके बाद ये खुल जाता है, बड़ा खुलता है। तो फिर वो
जो बेल्टिक स्टेट्स हैं, लेथविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, वो सारी की सारी, अगर ये, क्योंकि कैलिनिंग्राड पे फौज बैठी हुई है, 15,000 रशियंस बैठे हैं, तो वो चाहें तो इसको बंद करें, तो बंद करने के नतीजे में फिर वो 3 मुल्क नेटो के कट ऑफ होते हैं, और उसमें फिनलैंड भी हेल्प नहीं कर सकता। फिनलैंड हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है, हालांकि फिनलैंड का अलग बॉर्डर है, वो सब कुछ है, लेकिन इस सिचुएशन में फिनलैंड हेल्प नहीं कर सकता। यहीं से जो है वो 1941 में जनाबे हिटलर साहब गुजरे थे, और 1812 में नेपोलियन गुजरे थे, तो यही जगह है। तो इसी को यहीं पर प्यूटिन ने इस जगह के ऊपर बनाया हुआ पूरा, ठीक है ना। और यहीं पर वो जो, अगर आप नक्शे को और थोड़ा सा देख लें तो हम डिटेल में बता देते हैं कि ये यहीं पे फिर जो है वो एक सोवेस्तोपोल गेट है, और ये वो जगह है जहां पर वो फौज बैठी हुई है, जहां पर रशिया की फौज बैठी हुई है, यानी वो ये गेट है, और ये उस गैप से पीछे, तो यहां पर फौजें बैठी हुई हैं, ठीक है, हमले यहीं से हुए हैं। अच्छा, फर्ज करें अगर यहां से क्रॉस कर जाएं, ये इलाका हाथ से निकल जाए, तो फॉल बैक पोजीशन क्या है, इसके बाद कौन सा वो है जहां पे रशिया रोकेगा यूरोप को? जिन जगहों पे रोकेगा उनका नाम है बेलारूस और यूक्रेन, ठीक है। ये वो सिलसिले हैं जहां वो पहाड़ नीचे आके खत्म होता है, रोमानिया में गुम हो जाता है, और फिर रोमानिया से आगे नीचे, तो ये जो है, तो ये तो पहाड़ है। तो अब मसला ये है कि ये यहां पर, अच्छा, फिर उसके बाद रशिया सल्तनत रही ना, ये जंगें सारी यहीं तो हुई हैं, वर्ल्ड वॉर तो यहीं हुई है ना, पहली दूसरी जंगें, नेपोलियन वॉर, ये वॉर सारी यहीं फटे पड़ते रहे। फिर उसके बाद जो इशू है वो ये है कि रशिया को गर्म पानी, पाकिस्तान में रहने वालों को बहुत पता है ना, रशिया गर्म पानियों की तलाश में है, रशिया आज भी गर्म पानियों की तलाश में। उसकी वजह ये है कि रशिया जो है वो गर्म पानी की तलाश में क्यों है? इसलिए कि रशिया का समंदर ऊपर है ना, शुमाल की तरफ, तो शुमाल में तो आर्कटिक बर्फ है, ठीक है ना, बर्फ है। तो अब वो कहां से निकल कर आए और कहां से पहुंचे इंडियन ओशन तक, या कहां से पहुंचे वो इधर, एक तरह से उनको ये पानी चाहिए ना, पोर्ट्स के लिए, पोर्ट चाहिए। तो अब जो है, एक तो वो चले सीरिया में आके बैठ गए, ये तारतस की पोर्ट उन्होंने ले ली, ठीक है, अच्छा, बड़ा जबरदस्त एंट्री हुई, उसकी वजह बशर उल असद बचा है, स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन मजा नहीं है। अगर आप उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें ना, तो मजा उसमें इसीलिए नहीं है कि उस तक जाने के लिए वो रशिया को घूम के, पहले ब्लैक सी से निकलते हैं, रशियन फ्लीट निकलते हैं, फिर उसके बाद वही तुर्की की सलाम दुआ, अर्दोगन साहब खैरियत से, हम गुजरते हैं, इजाजत है, बॉस्फोरस से गुजरते हैं, फिर घूम के वो ये आके ये कहीं जाके वो सीरिया पहुंचते हैं। कोई सीरिया का बॉर्डर थोड़ी मिल रहा है रशिया से, ठीक है। तो वो जो है, वो मतलब बॉर्डर से मुराद ये है कि वो समुद्री, तो बहुत ही लंबा पड़ता है ना वो, तो वो मजा नहीं है। ये तो बार बार अर्दगन से बात करना कि जी हमारे जहाज गुजर रहे हैं, यहां से जा रहे हैं आगे, तो चले जाएं, बॉस्फोरस से गुजर। क्रीमिया इसलिए तो मजेदार है रशिया के लिए, प्यूटिन के लिए, कि क्रीमिया में वो जो सेवास्तोपोल डायरेक्ट आ गए ना आप ब्लैक सी पे, लेकिन अभी भी ब्लैक सी से निकलने के लिए फिर वही बॉस्फोरस है, टर्की की जियोपॉलिटिकल जो उसकी लोकेशन है, फिर आपको वहीं से गुजरना है, बॉस्फोरस से गुजरना है, परमिशन वही चाह। तो रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, यानी उसको अभी भी पोर्ट्स चाहिए रशिया को, जहां से वो गर्म पानी हो। तो रशिया ग्रेजुअली यूएई, ईरान, पाकिस्तान, आगे यहां तक जाने के लिए पोर्ट्स चाहिए। जमीनी रास्ते इशू नहीं है, जमीनी रास्ते तो सब एक ही है ना, यूरेशिया असल है कि समंदर, ठीक है ना, समुद्रों का गेम है ना। अच्छा, अब इसमें तो एक तो मसला ये है कि इसको आप समझें कि ये फड्डा, चूंकि ताइवान का मसला भी समंदर का है, यहां मसला जमीनी है, लेकिन बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। लड़ाइयां तो क्रीमिया की जो हैसियत है वो तो पूरा ब्लैक सी है ना। देखे ना, गंदम रुक गया पूरी दुनिया का, सप्लाईज रुक गई, बातचीत हुई, अर्दोगन दरमियान में आए, मुसालियत हुई, तो आपको ज्योग्राफी बहुत कुछ बताती है। अब इसमें यूरोप जो है, अच्छा, दो तो ये मामला खराब कि इन पेपर्स ये लीक हुए, इनकी तहकीकात अमेरिका करवा रहे हैं, उन्हें करवाना चाहिए। मैक्रोन नेदरलैंड्स गए हुए हैं, मैक्रोन सीधा वापस फ्रांस नहीं आए, वो मैक्रोन नेदरलैंड्स पहुंचे हैं, कोई 23 साल बाद पहला फ्रांस के कोई सरबराह हैं जो नेदरलैंड का दौरा कर रहे हैं। वो हेग में वहां पे इधर उधर कोई 2-3 कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी करेंगे, वो बात करेंगे।
लेकिन इशू ये है कि वो उन्होंने यूरोपियन स्ट्रेटजी और यूरोपियन इकोनॉमी की जो बात की, यूरोपियन स्ट्रेटजी और ये कि हमें क्या जरूरत है ताइवान के फड्डे में पड़ने की, हम अमेरिकन फॉलोअर्स तो नहीं है, उसको पसंद नहीं किया बिल्कुल भी। मतलब उनके वहां पर जो एक सेनेटर हैं, बड़े एक फ्रांस में ही पसंद नहीं किया गया। फ्रांस नहीं, यूरोप में तो आ रही है आवाजें अमेरिका की, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता ना। उनके रिपब्लिकन सेनेटर हैं मार्को रूबियो, उन्होंने तो बड़ा सख्त बयान दिया। वो कहते हैं कि ऐसा करो ना, फिर अगर हम ना बचाते ना आके यूरोप को, तो अभी तक खा चुका होता रशिया, खा गया होता। तो ऐसा है कि फिर अगर ये करना, और एक बात ये भी कि क्या मैक्रोन फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है या पूरे यूरोप की बात कर रहा है। अच्छा, अभी तक यूरोप के किसी हुकूमत ने, किसी फर्मानमा ने मैक्रोन के खिलाफ बयान नहीं दिया, सब खामोश हैं। चाइना है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको रौला पड़ा हुआ है। ये यूक्रेन की जंग का क्या ताल्लुक, किसकी जंग थी, कहां से आई नेटो जंग? ओ भाई, ये मैंने कहा ना एक नए, अच्छा उनको बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मार्को रूबियो ने बात की है ना, वो कह रहे हैं कि ऐसा करो कि अगर हमारी मदद की जरूरत नहीं है, तुम जाओ हमारी तरफ से जाके लड़ो रशिया से, यूक्रेन को बचा सकते हो तो बचाओ, और उसके बाद हम चाइना की तरफ तवज्जो देते हैं, तुम हमारे बगैर रह नहीं सकते। यूरोप कह रहे रह सकते हैं, हम भी आपके अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे। नहीं, यूरोप कहते हैं रशिया अमेरिका का अभी तो मिडिल ईस्ट निकल गया हाथ से, उधर यूरोप निकल रहा है हाथ से, उधर इंडिया का सरपैर कुछ समझ नहीं आ रहा, उधर चाइना धरना देके बैठा हुआ है, उनके नाम चेंज हो रहे हैं, उनके पूरा अरुणाचल प्रदेश के उनके नाम चेंज हो रहे हैं, इंडियन टेरिटरीज जो हुआ करती थी। मुझे तो डर है कि दिल्ली का नाम ना, ठीक है सर, चीचू मां करके उन्होंने दिल्ली का नाम भी चेंज कर दिया। वो इशू ये है कि वहां को अमेरिका हेल्प नहीं कर रहा उनकी, तो अजीब सा कुछ मसला है, फंस गए बीच में, इससे सबको निकलना है। अच्छा, वैसे एक तरह से अच्छा भी हुआ है कि हम अंदर फंसे रहे हैं इन दिनों में, तो हम जरा दुनिया से बेखबर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमारे जागने का वो ताक गया कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से जब तक हम जरा जागेंगे, लोग पूछेंगे ना कि क्या हो रहा था पाकिस्तान में, हम कहेंगे अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, उस वक्त तक तय हो चुके होंगे ना सारे मामला, कौन किधर है कौन किधर है, फिर हम जाएंगे आराम से कहेंगे अच्छा ओहो अच्छा ऐसे हुआ था, अब हम ऐसे करते हैं, अब हम ऐसे करते हैं, तो उस वक्त हम अपने रोड़े चलें। सही हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।